मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण पंचमहाल जिले में कई जगहों पर बारिश का पानी भर गया है। पंचमहाल जिले में भारी बारिश, पनाम नदी में फंसे 60 मजदूरों को कैसे बचाया गया? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण पंचमहाल जिले में कई जगहों पर बारिश का पानी भर गया है। पंचमहाल जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मोरवा हड़प तालुका में पानम नदी में फंसे 60 मजदूरों को बचा लिया गया है। शहरा के पोईदा गांव ने नायकपलिया के 70 लोगों को एक प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया है। नातापुर गांव के पास पैनम नदी में 50 से ज्यादा लोग फंस गए। एसडीआरएफ, रेंज आईजी, जिला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। पानी के बहाव में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। ये सभी मजदूर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पैनम नदी में काम कर रहे थे। अरावली, खेड़ा, महिसागर, दाहोद और पंचमहाल जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साबरकांठा, मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आनंद और वडोदरा में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बनासकांठा, पाटन, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भरूच, नर्मदा, तापी, छोटा उदेपुर और सूरत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। टीम इंडिया ने 8वीं बार जीता एशिया कप का खिताब। फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया। इस क्रिकेटर ने भारी बाजी मारी। 2023 एशियाई कप में फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को आसानी से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशियाई कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद भारतीय टीम ने सिर्फ 6.1 ओवर में ही आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलने के बाद फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को सिर्फ 91 रन का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम ने इस मामूली से लक्ष्य को सिर्फ 37 गेंदों में ही बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 19 गेंदों में 27 और ईशान किशन 18 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। गिल ने 6 चौके लगाए तो ईशान ने भी 3 चौके जड़े। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम सिर्फ 15.2 ओवर में 50 रनों पर ढेर हो गई। भारत के खिलाफ किसी भी पक्ष की टीम का यह लोवेस्ट टोटल है। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए। ब्यूरो रिपोर्ट। 27 साल में 4 सरकारें फेल, अब विशेष सत्र में पेश होने की चर्चा। बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है महिला आरक्षण बिल? संसद के विशेष सत्र को लेकर मोदी सरकार ने एजेंडा भी जारी कर दिया है। हालांकि विपक्ष को अब भी विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने की आशंका है। सरकार संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण संबंधित बिल पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। अटल बिहारी सरकार के समय भी इसे पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब बहुमत नहीं होने की वजह से यह अटक गया। मोदी सरकार में भी लंबे वक्त से इसे लागू करने की मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में भी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का वादा किया था। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए इस बिल का सहारा ले सकती है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महिला आरक्षण बिल जल्द ही पास होने की बात कही थी। राजस्थान के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब देश में महिलाओं को संसद से कानून बनाकर आरक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सदन के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने उठाई मांग, लोकसभा में पारित हो महिला आरक्षण विधेयक। इस पर क्या कहा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने? कांग्रेस ने अपनी मांग दोहराई कि महिला आरक्षण विधेयक को 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि इस विधेयक को संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने पहली बार मई 1989 में पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यह लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में विफल हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अप्रैल 1993 में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक फिर से पेश किया और दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई की यह मांग ऐसे समय में आई है जब महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की फिर से मांग की जा रही है और अटकलें लगाई जा रही है कि इसे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को वैचारिक तौर पर स्पष्ट रहने का सूचन किया। राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर नेताओं को क्या दी सलाह? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के जाल में न फंसने, लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और वैचारिक तौर पर स्पष्ट रहने की सलाह दी है। पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने पुनर्गठित CWC की पहली बैठक के दौरान बात की और नेताओं से लोगों के मुद्दे उठाने का आह्वान किया। रिपोर्ट के अनुसार पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि हम सभी CWC बैठक से स्पष्ट सोच के साथ बाहर निकले। उन्होंने बीजेपी के जाल में न फंसने के खिलाफ आह्वान किया है। वायनाड सांसद ने पार्टी नेताओं से यह भी कहा कि वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि कांग्रेस वे राजनीति में क्यों है। यह सुनिश्चित करने के लिए वे भारत माता की आवाज पर ध्यान दें और उस आवाज को वास्तविक मुद्दों में तब्दील करें। रिपोर्ट के सूत्रों से हवाले यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कुछ नेताओं का विचार था कि पार्टी को ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और इसमें नहीं फंसना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इंडिया गठबंधन से अलग रणनीति बना रही JDU, जाने क्यों शुरू हो गई है ये अटकलें, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से दूर रखने के लिए बने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की एक बैठक के बाद न तो संयोजक पद के लिए नाम तय हो सके है और न ही सीट बंटवारे को लेकर कोई पुख्ता खाका तैयार हुआ है। इसी बीच नीतीश कुमार को PM के रूप में ब्रांडिंग करने की शुरुआत कर JDU ने एक बार फिर से दिल्ली की सियासत शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि भले ही इंडिया में शामिल दल एक मंच पर जुट हो गए हो, लेकिन अभी भी स्वहित उनकी प्राथमिकता है। दरअसल JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और फिर नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए योग्य बताया। मंत्री चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार को छोड़ दीजिए, देश के कई राज्य में लोग नीतीश कुमार को PM देखना चाहते हैं। चौधरी ने हालांकि यह भी कहा कि जो राजनीतिक परिदृश्य होगा उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इशारों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दुल्हा बताकर नेता बताने की कोशिश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ कोलकाता में एक इवेंट कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब एक्ट्रेस के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने जरीन खान के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल एक्ट्रेस के खिलाफ यहां एक कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई है। एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ साल 2018 में 6 आयोजनों में शामिल न होने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन पर कोलकाता और उत्तर 24 परगना में 6 काली पूजा कार्यक्रमों में शामिल न होने की शिकायतें मिली थी। ये शिकायत एक इवेंट मैनेजर कंपनी की तरफ से नारकेल डांगा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद नारकेल डांगा पुलिस ने सियालदह कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामला सामने आने के बाद इस मामले में जरीन खान से संपर्क करने की कोशिश हुई,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जरीन खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म वीर से शुरू किया था। फिल्म के जरिए एक्ट्रेस को काफी फेम भी मिला, लेकिन कुछ वक्त के बाद दर्शकों ने एक्ट्रेस के काम की सराहना करने की जगह उनके लुक्स की तुलना एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से करने की शुरू कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे एक्ट्रेस इंडस्ट्री से गायब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए झटका, कम हो सकता है पीएफ का ब्याज दर, क्या है वजह? प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आने वाले दिनों में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज कम हो सकते हैं। इससे प्राइवेट नौकरी करने वालों की एकमात्र सामाजिक सुरक्षा का आधार कमजोर हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक RTI के हवाले से ये जानकारी दी गई है। खबर के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान EPFO को सरप्लस के अनुसार के बाद भी घाटा हो गया है। ऐसा माना जा रहा था कि EPFO के पास 449.34 करोड़ रुपए का सरप्लस रहेगा, जबकि उसे 197.72 रुपए के घाटे का सामना करना पड़ गया। इसके बाद पीएफ दर दिए जा रहे ब्याज की दरों को लेकर नए सिरे से विचार करने का निर्णय लिया गया। अभी पीएफ पर मिल रहा ब्याज पहले से ही कम है। EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ पर ब्याज की दर 8.15% तय की है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि EPF को हुए घाटे को ध्यान में रखते हुए पीएफ की ब्याज दर पर पुनर्विचार जरूरी है। पीएफ की उच्च ब्याज दरों को कम करने और ब्याज दरों के समतुल्य लाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।